दोस्तों 15 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता था। जितने भी चाय उत्पादक देश हैं उनमें भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, तंजानिया, इंडोनेशिया और नेपाल में भी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये 15 दिसंबर को ही मनाया जाता था। इसमें अन्य उपभोक्ता और उत्पादक देश दोनों शामिल हैं। लेकिन पिछले वर्ष यानी कि 2019 में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने चाय दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में 21 मई का जो दिन है इसे घोषित कर दिया है। तो दोनों में जो फर्क है इसको आप महसूस करिएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पहले 15 दिसंबर को होता था और अब इसे 21 मई को मनाया जाएगा। 2019 में इस बात की घोषणा यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, संयुक्त राष्ट्र ने 15 दिसंबर की जगह किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस या विश्व चाय दिवस के रूप में घोषित किया है? इसका उत्तर बनेगा 21 मई। ठीक है, और 21 जून आप जानते हैं 21 जून जो होता है ये योगा डे के रूप में, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इंटरनेशनल टी डे के रूप में 21 मई को निश्चित किया गया है। तो ये जरूर याद रखना, 15 दिसंबर को पहले था, अब ये 21 मई को मनाया जाएगा नई घोषणा के बाद जो कि यूनाइटेड नेशन ने की है। और इसी के साथ फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन होगा कि किस संगठन ने एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी सेवा, देखो यहाँ पर जो प्रश्न है वो क्या है, किस संगठन ने एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी सेवा स्टार्ट की है? तो दोस्तों ये जो सेवा है ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा शुरू की गई है और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि जितने भी विकासशील देश हैं उनको जो है सुगमता के साथ जो वैक्सीन है वो अवेलेबल हो सके। इसमें जो भी सहायता उनको चाहिए वो सारी सहायता, चाहे वो वित्तीय सहायता हो या फिर कोई अन्य प्रकार की हो, उनको जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर बात करें हम एशियाई विकास बैंक के बारे में, इसको एडीबी भी कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है। फिलीपींस का मंडालुयोंग शहर है, मंडालुयोंग। और इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है मत्सुगु असाकावा। क्या नाम है? मत्सुगु असाकावा। स्थापना एडीबी की हुई थी 19 दिसंबर को और 1996 में। ठीक है, तो ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर, जिसको आप MOU से लिखते हैं, पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इस परियोजना का नाम YSR जगन्नाथ शाश्वत भू हक्कू भूरख पथकम रखा गया है। तो नाम थोड़ा सा इसका याद रखना मुश्किल होता है जो हिंदी भाषी होते हैं। फिलहाल YSR जगन्नाथ शाश्वत भू हक्कू भूरुख पथकम ये योजना का नाम है और इस सर्वेक्षण में ड्रोन जैसी सुविधाएं जो होंगी वो शामिल की जाएंगी भूमि सर्वेक्षण के लिए। ठीक है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है यानी कि सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। और दोस्तों ये जो ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा, भूमि का मापन किया जाएगा, तो इसमें जो त्रुटि की दर होगी वो मात्र 2 सेंटीमीटर की होगी, बहुत कम। और ये योजना जो है ये 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया है और इस पर जो है 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों जो नया संसद भवन है ये 2022 तक पूरा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल यही है लक्ष्य इसका। इस पर 971 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है, ये भी सही है। और नई संसद में लोकसभा का जो इंटीरियर थीम होगा वो मोर होगा, लोकसभा का जो इंटीरियर होगा वो मोर होगा। ठीक है, और राज्यसभा का जो इंटीरियर होगा, राज्यसभा का उसका जो इंटीरियर होगा दोस्तों वो कमल रखा गया है। ठीक है, तो दोनों याद रखना, राज्यसभा कमल और लोकसभा का इंटीरियर मोर होगा। तो यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो ऑप्शन सी यानी कि सभी सत्य हैं। और दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि सेंट्रल लाउंज की जो थीम होगी उसमें जो बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़, वो थीम में होगा, बरगद का पेड़। तो लोकसभा मोर, राज्यसभा कमल, सेंट्रल लाउंज बरगद का पेड़, ये याद रखना। और जो नई वाली संसद भवन, जो नया संसद भवन बन रहा है, जो उसकी बिल्डिंग बन रही है दोस्तों, तो इसमें प्रश्न ये बनेगा कि नए संसद भवन की जो कलाकृति है, उसकी जो डिजाइन है, वो किस प्राचीन भारतीय इमारत से मैच होती है। तो दोस्तों ये जो विदिशा का विजय मंदिर है, विदिशा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। वहां पर एक विजय मंदिर है जिसे औरंगजेब ने ढा दिया था, क्योंकि उसे ये लगा था
कि ये जो विजय मंदिर है ये हिंदू एकता का प्रतीक है, बस उसे तोप से उसने उड़वा दिया था विजय मंदिर को। तो यहाँ पर आप तस्वीर देखो, दोनों जो है काफी हद तक मैच हो रहे हैं। तो ये माना जाता है कि ये जो विजय मंदिर है, आप देख रहे हैं त्रिकोण में बन रहा है ना, त्रिकोण में। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये जो हमारी इमारत है नई संसद भवन की, ये भी त्रिकोण में ही स्थित है। तो ये इसी से मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गोला है, ये यहाँ पर चौकोर है, बाकी जो है ये त्रिभुज बन रहा है। तो ये भी यहाँ पर नियर अबाउट त्रिभुज जैसी आकार है। तो इसको ये कहा जा रहा है कि ये विदिशा का जो विजय मंदिर है उससे ये मैच हो रहा है। अगर बात करें कि ये जो विदिशा का विजय मंदिर है इसे किसने बनवाया था दोस्तों, तो ये जो विदिशा का विजय मंदिर है इसे चालुक्यवंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने बनवाया था, और बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे हमला करके तोड़ दिया था। देखो हाल ही में पेरिस समझौते के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। 2015 में यह समझौता हुआ था। तो यहाँ पर इससे संबंधित 3 स्टेटमेंट है। देखो पहला स्टेटमेंट होगा कि 12 दिसंबर 2020 से ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरू होने वाले जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से पहले भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो होने जा रहा है ग्लासगो में स्कॉटलैंड में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, इसके जो मेजबान कंट्री हैं, होस्ट कंट्रीज, उसमें चिली, इटली की साझेदारी है, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्रांस भी इसमें शामिल है। तो मेजबान देश में चिली, इटली, साझेदारी में संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। और जो कार्बन उत्सर्जन होता है दोस्तों, यहाँ पर संयुक्त राज्य यानी कि यूनाइटेड स्टेट में सबसे अधिक है, ठीक है, 25%। उसके बाद यूरोपियन यूनियन में आता है 22% और चीन में है 13%। तो हालांकि सबसे अधिक जो उत्पादन या उत्सर्जन होता है कार्बन का वो यूएस में होता है, और दूसरा स्थान ईयू का है 22% और चीन में 13% है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कथन है उसमें तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन सी को उत्तर मानेंगे। कथन 1, 2 और 3 सभी यहाँ पर करेक्ट हैं। और भारत में अगर बात करें कि भारत कितने प्रतिशत कार्बन का उत्सर्जन करता है, तो मात्र 3%, ठीक है, मात्र 3% कार्बन का उत्सर्जन करता है भारत। तो ये भारत की स्थिति इन देशों की अपेक्षा तो बहुत ही बेटर है। अब दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में। तो देखो इसकी जो कानूनी स्थिति है वो ये है कि यह बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है। कानूनी रूप से यह बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है क्योंकि इसका जो प्रभाव है पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और इसे दिसंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 सम्मेलन के दौरान 196 देशों के द्वारा अपनाया गया था। इसका लक्ष्य है कि पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना और अधिमानतः इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। दोस्तों ये जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि जो जलवायु परिवर्तन पर 2015 में पेरिस में सम्मेलन हुआ था उसमें कितने प्रतिशत ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात कही गई है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने की बात कही गई थी। इसका उद्देश्य होगा कि वर्ष 2050 से 2100 के बीच मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को उस स्तर तक लाना ताकि वृक्षों, महासागरों और मृदा द्वारा इसे स्वाभाविक रूप से अवशोषित किया जा सके। तो ये पेरिस जलवायु समझौता जो कि 2015 में संपन्न हुआ था उससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की तीनों सेनाओं, वायुसेना, नौसेना और थल सेना में अपनी सेवा देने वाले पहले भारतीय हैं। तो दोस्तों ये जो तस्वीर है ये कर्नल पृथ्वीपाल गिल की है। हाल ही में इन्होंने अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे किए हैं, 100 वर्ष, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल ने जीवन के 100 साल पूरे कर लिए हैं। वह एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल परिवार की सहमति के बिना ही अंग्रेजों के राज में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गए थे। बाद में उन्हें कराची में तैनात पायलट अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया था। वह हावर्ड एयरक्राफ्ट जो होता है हावर्ड एयरक्राफ्ट उसको उड़ाते थे और 1965 की जंग में भी वो शामिल हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह ने ये ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल 100 नॉट आउट। इन्होंने ये ट्वीट किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर की है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों ये फार्मूला 1 रेसिंग होता है और इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपन ने।
मैक्स वेरस्टैपन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। तो क्रमशः देखा जाए तो पहले स्थान पर रहे मैक्स वेरस्टैपन, दूसरे स्थान पर वोल्टरी बोल्टास और तीसरे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन। अब यहाँ पर थोड़ा सा और जान लो, जो मैक्स वेरस्टैपन होते हैं ये रेडबुल के ड्राइवर हैं जो कि बेल्जियम से हैं। वाल्टेरी बोटास ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं जो कि फिनलैंड से हैं। और तीसरे स्थान पर रहे लुई हैमिल्टन, ये मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं जो कि ग्रेट ब्रिटेन से अपना संबंध रखते हैं। भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश ने हाल ही में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो दोस्तों गार्ड ऑफ ऑनर से अभी हाल ही में सऊदी अरब ने सम्मानित किया है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट है। और सऊदी अरब में जो सेना के प्रमुख हैं उनका नाम है जनरल फयाद बिन हामिद। जनरल फयाद बिन हामिद। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक की हालिया रिसर्च रिपोर्ट ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि दुनिया में जो अलग अलग कंट्रीज हैं वहां पर जो रहने के लिए घर बन रहे हैं उसका जो रेट है वो कितने प्रतिशत से इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे अधिक जो इंक्रीमेंट है देखने को मिला है तुर्की में। इस इंडेक्स में जो तुर्की है वो पहले स्थान पर है। वहां पर जो आवास है उसके मूल्य में 25% की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। तो यहाँ पर जो सही जवाब बन रहा है फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए बन रहा है, तुर्की। ठीक है। इसके बाद दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड आता है, तीसरे स्थान पर है मोरक्को। अगर भारत के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो 2019 में इस सूची में भारत जो था वो 47वें स्थान पर था, लेकिन 2020 में भारत काफी अच्छी पोजीशन में है। यहाँ यानी कि यहाँ पर अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपको जो है काफी फायदा होगा, क्योंकि जो मकानों की कीमत है वो लगातार गिर रही है। तो भारत का स्थान 54 आ गया है, 2019 में 47 था। ठीक है। तो भारत में घरों की जो औसत कीमत है 2020 की तीसरी तिमाही में पिछले साल 2019 की तीसरी तिमाही के मुकाबले लगभग 2.4% से गिर गई है। इसके बाद ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत जो है वो 7 पायदान फिसल गया है और 54वें पर आ गया है। 2019 में ये 47वें स्थान पर था। यानी कि जो खरीदने वाले हैं उनको फायदा होगा, जो बेच रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है। और इसी के साथ फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कृषि से संबंधित 2 उपकरण जो है जारी किए हैं? एक का नाम है भूसिरी, दूसरे का नाम है भूमित्र। तो जो भूसिरी उपकरण है ये जो भी कृषि कार्य के बाद जो भी वहां पर निकलता है जिसको आप कृषि मल कहते हैं उसका वो खाद बना देगा। भूमित्र से ये पता चलेगा कि जो मिट्टी है उसमें कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी है। ठीक है। तो ये जो दोनों उपकरण है कृषि से संबंधित इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा। तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। ठीक है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? टाइम पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर 2020 का सम्मान दिया है किसको? लेब्रॉन जेम्स को। लेब्रॉन जेम्स को यह पुरस्कार प्रदान किया है। और दोस्तों बात करेंगे लेब्रॉन जेम्स के बारे में तो ये बास्केटबॉल खेलते हैं और यूएस में नस्ल भेद की कई घटनाएं जो सामने आई हैं इसके खिलाफ लेब्रॉन ने एक कैंपेन चलाया था जिसको नाम दिया था मोर देन ए वोट, यानी कि हम सिर्फ वोटर नहीं। तो इसकी मदद से उन्होंने यूएस के वोटर्स को नस्ल भेद के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया था। टाइम ने इसी को आधार बनाया है और लेब्रॉन जेम्स को अपने मैगजीन कवर पर उसने जगह दी है। किस भारतीय ने ITF डबल 2020 का खिताब जीता है? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और टू दी पॉइंट आपको इसको बस रट लेना है कि ITF डबल 2020 का जो खिताब है ये अंकिता रैना ने जीता है। अंकिता रैना ने इसको जीत लिया है। ठीक है। और दुबई में एकातेरिन गोर्गोडेज के साथ उन्होंने संयुक्त रूप से ये जो पुरस्कार है इसको जीता है ITF डबल 2020। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टाई ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे ये बिल गेट्स हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं तो उसके बारे में एक लिस्ट जारी हुई है जिसको हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट कहते हैं। तो इसमें जेफ बेजोस यानी कि जो अमेजन के मालिक हैं वो पहले स्थान पर बने हुए हैं। उनका जो नेट वर्थ है वो 140 अरब डॉलर है। इसके बाद 107 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ LMVH के बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं और तीसरे स्थान पर हैं बिल गेट्स। ठीक है। तो ये याद रखना। अगर बात करेंगे मुकेश अंबानी की तो मुकेश अंबानी एशिया में तो सबसे रिच है ही है, एशिया और भारत में, लेकिन इस लिस्ट में उनका जो स्थान है वो 9वां है। ठीक है, 9वां। और उनकी जो कुल नेटवर्थ है वो 67 अरब डॉलर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने जम्मू कश्मीर में
एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा यूएई के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यूएई। तो दोस्तों ये आज के थे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बाकी जो प्रश्न हैं वो लगातार बन रहे हैं, और लगातार मैं आपके लिए जो करंट अफेयर्स का वीडियो है लेकर आ रहा हूँ। आप सभी का सहयोग मिलता रहे और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।